हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे सर ने हम डिस्कस किया अभी इथेन के और प्रोपेन के लिए कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, मतलब हमने डिस्कस किया कि जब ये रोटेशन होगा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ती या घटती है तो स्टेबिलिटी भी चेंज होती है। अब मॉलिक्यूल में हमने इथेन डिस्कस किया, प्रोपेन डिस्कस किया और थोड़ा सा एनालिसिस हम करते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन में हम जैसे कि यहां पर एरो बनाया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसके अबाउट हम इसका रोटेशन कराएंगे और मॉलिक्यूल की एनर्जी या स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। पहली बात, जो ये एटम है इसको मैंने मान लिया फ्रंट एटम जैसे कि हमने डिस्कस किया है, और इसको मैंने मान लिया बैक एटम या रियर एटम। तो फ्रंट एटम जो है कार्बन, हमने डिस्कस किया कि इसको हम एज ए डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बैक एटम है उसको एज ए सर्कल हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो फ्रंट एटम है उससे क्या क्या बॉन्ड्स हैं जो बन रहे हैं? दो तो बन रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सॉरी दो तो बन रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसको हमने जैसे सर ने बोला कि हम इन्वर्टेड वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीसरी जो वैलेंसी कार्बन की है वो मिथाइल से सेटिस्फाई हो रही है। तो ये तो कहानी हुई पहले कार्बन की या फ्रंट कार्बन की, जो इसमें 2 नंबर पर दिया हुआ है, राइट। तो अब जो पीछे वाला कार्बन है उसमें दिया हुआ है एक मिथाइल और 2 H, और हम इसको शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी इन्वर्टेड वाई ही बनाते हैं। तो थर्ड नंबर का कार्बन जो कि एक्चुअली बैक कार्बन है, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो हमने यहां बना लिए जी। और इससे एक और वैलेंसी जो पूरी हो रही है वो मिथाइल से हो रही है, ये बना लिया। सो ये एक इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है ब्यूटेन का, जिसमें ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है। एक्चुअल में फ्रंट कार्बन का नंबर 2 है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, और बैक कार्बन का नंबर जो है वो 3 है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। बट अगर आप इसका एनालिसिस करो तो इसमें मैक्सिमम क्या रहेगा? टॉर्शनल स्ट्रेन रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा? मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन, मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन। सबसे ज्यादा इसमें रिपल्शन होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, उनका आपस में रिपल्शन, प्रतिकर्षण, ठीक है, मैक्सिमम होगा जब ये क्या होंगे? आमने सामने होंगे। तो ये मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन होगा। दूसरी बात, मिथाइल भी क्लोजेस्ट है साइड। यहां पर अगर अपन इसको साइड से देखें तो एक जो मिथाइल है, अब मिथाइल में भी H एटम्स हैं, दूसरे वाले जो बैक कार्बन है उसके भी मिथाइल ग्रुप्स हैं, इस तरीके से बने हुए हैं। और इनमें क्या होता है, एटम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जगह कम होती है, तो इनमें क्या होता है? रिपल्शन होता है। और इस रिपल्शन को जो इनका आपस में होगा हम क्या बोलते हैं? टॉर्शनल स्ट्रेन, सॉरी इसको हम बोलते हैं वांडरवॉल स्ट्रेन, या हम इसको स्टेरिक स्ट्रेन भी बोलते हैं। सो दिस इज वांडरवॉल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन। तो जो वांडरवॉल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन है वो लगेगा मिथाइल के बीच में और इन छोटू एटम्स HH के बीच में, HH के बीच में। लेकिन जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन होगा, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन होगा, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का रिपल्शन होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो टॉर्शनल स्ट्रेन का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, और जो वांडरवॉल स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड है वो कम है, ठीक है। तो वांडरवॉल स्ट्रेन मिथाइल में ही ज्यादा है, HH में तो बहुत कम है, इसमें भी HH में बहुत कम है। अब हम इसका जब एनालिसिस करते हैं तो इस स्ट्रक्चर से हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहां पर हमने बनाया, इसको साइड से देख रहे हैं हम, ये मिथाइल और मिथाइल, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दैट इज स्टेरिक स्ट्रेन और वांडरवॉल स्ट्रेन। और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा बॉन्डेड, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो पेयर्ड है, इसके बीच का फोर्स जो है दैट इज टॉर्शनल स्ट्रेन, राइट। तो इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब मैं क्या करता हूं, इसको फ्रंट कार्बन को रोक करके बैक कार्बन को रोटेट करवाता हूं, और बैक कार्बन को रोटेट कराने से मेरे पास कई तरीके के कन्फर्मेशंस आएंगे, और उन कन्फर्मेशंस की एनर्जी, उन कन्फर्मेशंस की स्टेबिलिटी बराबर तो नहीं होगी, और वही एग्जामिनर पूछता भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं
मैंने ब्यूटेन के लिए पहला स्ट्रक्चर लिया और आप देख रहे हो कि यहां पर मिथाइल और मिथाइल आमने सामने है और H और H आमने सामने है, H और H आमने सामने है। इसमें थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री, यस 0 डिग्री है। और 0 डिग्री होने की वजह से यहां पर जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा है। अब मैंने क्या किया, इसको 60 डिग्री से घुमा दिया। 60 डिग्री से घुमाया तो मैंने आगे वाले कार्बन को क्या किया, रोक लिया और पीछे वाले कार्बन को मैंने रोटेट कराया कितने एंगल से, 60 डिग्री 60 से। तो ये स्ट्रक्चर बन गया और इस स्ट्रक्चर में थीटा क्या हो गया, 60। मतलब ये स्टैगर्ड स्ट्रक्चर बन गया। पहले क्या था, ये इक्लिप्स, अब क्या बन गया, ये स्टैगर्ड बन गया। फिर हमने क्या किया, आगे इसको रोटेट कराया 60 से, तो इसी बॉन्ड को हमने रोटेट कराया 60 डिग्री से और रोटेट कराने से ये यहां आ गया। अब दोबारा थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री दोबारा हो गया और फिर से ये इक्लिप्स बन गया। मगर इस पहले इक्लिप्स में और ये तीसरे इक्लिप्स में एक अंतर है। अंतर यह है कि यहां मिथाइल मिथाइल भी आमने सामने थे और यहां मिथाइल मिथाइल साइड में चले गए। तो ये दोनों हैं तो इक्लिप्स 1 और 3, मगर इन दोनों इक्लिप्स में स्टेबिलिटी अलग अलग होगी, क्योंकि सेम नहीं है। और एक बात बताइए, ज्यादा रिपल्शन 1 में होगा कि 3 में होगा? नहीं सर, ज्यादा तो 1 में होगा, क्योंकि मिथाइल मिथाइल में रिपल्शन ज्यादा होगा, क्लोज है, और थर्ड वाले में रिपल्शन कम होगा क्योंकि मिथाइल मिथाइल दूर है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है बच्चों। ध्यान रखना कि इक्लिप्स भी इसमें 2 बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक इक्लिप्स बन रहा है, इक्लिप्स भी 2 बन रहे हैं। एक 1 इक्लिप्स है, एक 3 इक्लिप्स है, और दोनों की एनर्जी क्या है, अलग है, दोनों की स्टेबिलिटी क्या अलग है। 1 वाले में मोर रिपल्शन है और थर्ड वाले में थोड़ा कम रिपल्शन है। नेक्स्ट अपन देखें, इसके बाद मैंने फिर इसको 60 से रोटेट कराया तो ये नीचे चला जाएगा। और दोबारा थीटा क्या हो गया, थीटा 60 डिग्री हो गया। बिल्कुल सर। और थीटा अगर 60 हो गया तो फिर से स्टैगर्ड बन गया। तो ये नया स्टैगर्ड हो गया। एक सेकंड स्टैगर्ड था और एक क्या है, फोर्थ स्टैगर्ड है। लेकिन एक बात बताइए, यहां पर मिथाइल और मिथाइल क्या थे, थोड़े पास में थे। यहां सामने चले गए तो यहां पे रिपल्शन कम होगा कि यहां रिपल्शन कम होगा? वहां मैक्सिमम डिस्टेंस लग रही है, डिस्टेंस बढ़ गया तो रिपल्शन कम हो जाएगा। तो सेकंड स्टैगर्ड में और फोर्थ स्टैगर्ड में भी अंतर है। सेकंड स्टैगर्ड में ज्यादा रिपल्शन है और फोर्थ स्टैगर्ड में रिपल्शन कम है। ठीक है, फिर हम 60 से इसको रोटेट करते हैं तो ये 5th नंबर का जो स्ट्रक्चर है ये बन जाता है। ठीक है, तो मिथाइल इधर लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से एक्लिप्स बन गया। बिल्कुल सर। और इस एक्लिप्स को, 5th वाले को, मैं इससे थर्ड से कंपेयर कर सकता हूं। थर्ड जैसा ही लग रहा है, थोड़ा सा ग्रुप की पोजीशन चेंज है, बाकी थर्ड जैसा। मतलब मैं यहाँ मिरर लगा दूं तो ये इमेज ही तो बन जाएगी, तो एग्जैक्ट बन जाएगी। तो मिरर इमेज है। कौन कौन मिरर इमेज है, 3rd और 5th। बिल्कुल सर, यस। फिर मैं इसको 60 से रोटेट करता हूं तो ये यहां आ जाएगा। देखो 6th वाला और 2nd वाला एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज लग रही है। मिरर इमेज है। और फिर इसको और 60 से मैं रोटेट करता हूं तो वापस हम फर्स्ट पे चले जाएंगे। इसका मतलब ये 7th वाला इज नथिंग बट 1। मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर और 7th स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। और बाकी जो 6 स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, इनमें भी 2nd और 6th एक दूसरे की मिरर इमेज है और आपका 3rd और 5th एक दूसरे की मिरर इमेज। बिल्कुल सर। थोड़ा सा और एनालिसिस अगर हम करेंगे तो हम ये पाएंगे कि 1, 3 और 5 इक्लिप्स्ड है। अच्छा। 1, 3 और 5 ये इक्लिप्स्ड है जी, 4 नहीं, इक्लिप्स्ड है ये। और 2, देन 4 एंड देन 6 ये स्टैगर्ड है। 6, यस 6 स्टैगर्ड है। ठीक है, तो ये स्टैगर्ड है। इसका मतलब 1 में, 3 में और 5 में ज्यादा रिपल्शन होगा। बिल्कुल सर। और 2 में, 4 में और 6 में लेस रिपल्शन होगा, क्योंकि इनमें 1 में, 3 में और 5 में टॉर्शनल स्ट्रेन होगा ज्यादा होगा, और 2 में, 4 में और 6 में टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे कम होगा, क्योंकि इन तीनों में इक्लिप्स फॉर्म में थीटा 0 है। बिल्कुल सर। और इन तीनों फॉर्म में थीटा 60 है। बिल्कुल सर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये अपने को समझनी सबसे पहले। अगर ये समझ ली तो काम इजी हो जाएगा। अब ये जो इक्लिप्स है 1 नंबर वाला और ये जो 3 नंबर वाला इक्लिप्स है, ये क्योंकि अलग अलग हैं तो इनके नाम भी दिए जाते हैं। इसमें क्योंकि मिथाइल मिथाइल भी इक्लिप्स है, इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्टली
इक्लिप्स्ड, इसको बोलते हैं परफेक्टली इक्लिप्स्ड, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। कुछ जगह इसको फुल्ली एक्लिप्स भी बोल देते हैं। यस, फुल्ली इक्लिप्स या परफेक्टली, Perfectly. सो पार्शियली इक्लिप्स्ड। और इसीलिए नाम ये पड़ा इनका क्योंकि इसमें मिथाइल मिथाइल आमने सामने नहीं है, बड़े ग्रुप्स आमने सामने नहीं, यहाँ पे बड़े ग्रुप्स भी आमने सामने, बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवर मतलब कवर कर रहे हैं, इसलिए परफेक्टली मतलब इक्लिप्स। परफेक्ट एक्लिप्स भी यही फीलिंग दे रहा है, इसलिए इसका नाम भी परफेक्ट। परफेक्टली इक्लिप्स। और अगर ये परफेक्टली इक्लिप्स्ड है तो ये 5th नंबर वाला भी तो पार्शियल होगा। यस, पार्शियली इक्लिप्स्ड है। सो 3 भी पार्शियली इक्लिप्स्ड और 5 भी पार्शियली इक्लिप्स्ड। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये परफेक्टली इक्लिप्स और पार्शियली इक्लिप्स क्या है। फिर हम देखें इसमें ये स्टैगर्ड है, बिल्कुल सर, और ये भी स्टैगर्ड है, बिल्कुल सर, और ये भी स्टैगर्ड है। मतलब सेकंड और 6th वाले में मिथाइल मिथाइल क्या है, या तो राइट में पास में है या लेफ्ट में पास 60 के डिफरेंस है, 60 डिग्री एंगल। तो इनको बोलते हैं गॉच। गॉच। यस, तो इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं गॉच। और जब ये आमने सामने होते हैं तो इनको बोलते हैं एंटी। गॉच भी एक स्टैगर्ड है एंटी और एंटी भी स्टैगर्ड है, मगर यहां पर आमने सामने इसलिए एंटी, और यहां पर नेबर्स हैं इसलिए क्या है, गॉच। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब एक बार अगर हमने ये समझ लिया तो हम इनकी एनर्जी का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि E1 E3 E5 जो है सारे इक्लिप्स हैं जी, और इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनमें रिपल्शन ज्यादा है। लेकिन E1 में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी क्योंकि रिपल्शन मिथाइल मिथाइल का भी मैक्सिमम है। तो E1 की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। E3 की बात करें और E5 की बात करें, दोनों सेम ही है, मिरर इमेज है। तो E3 की एनर्जी और E5 की एनर्जी इक्वल होगी, सेम होगी। ठीक है। अब हम बात करें 2, 4 और 6 में, तो 2 में देखो रिपल्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। हालांकि टॉर्शनल तो खत्म हो गया, थीटा 60 हो गया, मगर मिथाइल मिथाइल रिपल्शन ज्यादा होगा। और 4th वाले में रिपल्शन वहां कम होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम एनर्जी होगी किसकी? 4 की, बिल्कुल, क्योंकि रिपल्शन सबसे कम। और E जो आपका स्ट्रक्चर है 2 और E जो आपका स्ट्रक्चर है 6, ये बराबर एनर्जी पर होंगे, बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो एनर्जी है उसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी E1 की परफेक्टली इक्लिप्स की, उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स की, ठीक है, E3 E5। सबसे कम एनर्जी एंटी की, रिपल्शन सबसे कम है, टॉर्शनल भी कम है और वांडरवाल भी कम है। और E2 E4 में क्योंकि टॉर्शनल तो कम है मगर मिथाइल मिथाइल रिपल्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है। किससे ज्यादा है? एंटी से ज्यादा है। तो हमें ये ऑर्डर अगर आ गया समझ में तो फिर हमारा काम हो गया। नहीं सर, आ जाएगा, आपने इतने अच्छे से बताया। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि आपने पहले एक्लिप्स अलग कर ली, स्टैगर्ड अलग कर लिया। अब ये पता है कि इनसे ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी एक्लिप्स की ज्यादा, मतलब इन तीनों की ज्यादा कर दिया आपने, और फिर आपने रिपल्सन से। अब इसमें क्या है, एनर्जी का ऑर्डर आ गया तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है। मतलब ये ऑर्डर अगर अपन ने कर लिया तो काम हो जाएगा। जैसे इस ऑर्डर को मैं आगे लेता हूं, मतलब मैंने यहां पर पहले लिख दिया, यहां लिख लेते हैं हम, E1 सबसे ज्यादा एनर्जी जी, फिर क्या था E3 और E5 बराबर थे। फिर क्या था E4 और E4 और E6 बराबर, E4 और E6 बराबर। और सबसे कम एनर्जी किसकी? E4 की। तो यहां पर क्या बराबर थे? E2 और E6 बराबर, ठीक है। तो E2 और E6 बराबर। अब हम इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हम बनाते हैं, यहां पर वर्टिकल एक्सिस पर मैंने लिया पोटेंशियल एनर्जी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं लूंगा एंगल, ठीक है। थीटा 0, 60, 120, 180, 240, 300 और फिर 360 जी। तो इससे मैं क्या कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं, एंगल ऑफ रोटेशन। अब एक चीज तो भाई कंफर्म है कि 360 अगर आ गए मतलब घूम के वापस हम वहीं आ गए। एक बार मैंने एनर्जी डिफाइन कर ली तो मैं मानूंगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी E1 है, बिल्कुल, ठीक है। इसको अपन ब्लैक में ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। फिर E3 और E5 बराबर है, बिल्कुल। फिर E2
और E6 बराबर है और सबसे कम है E4। ये हमने बना लिया, ठीक है। अब एक बार हमने बनाया तो जब हमने शुरू किया था, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था वो E1 था, E1 से, तो यहां से हमने शुरू किया। पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है E1, और E1 जो स्ट्रक्चर है हमने यहां से फर्स्ट स्ट्रक्चर बना लिया। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी डायग्राम में फर्स्ट स्ट्रक्चर E1, और जब एंगल था 0। अब एंगल कितना हो गया 60, तो हम कौन से स्ट्रक्चर पर आ गए, E2 पर आ गए। अब जो एंगल हो गया वो हो गया 120, तो हम स्ट्रक्चर पर आ गए E3। फिर जब 180 हो गया तो हम E4 पर आ गए। फिर जब 240 हो गया तो हम E5 पर आ गए। ओके, सो दिस इज द E5 स्ट्रक्चर, E5 पर आ गए। और जब एंगल हो गया 300 तो हम आ गए किस पर, E6 पर। और फिर हम वापस सेम वहीं पहुंच गए थे, 1 पे, स्टार्टिंग पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 360 मतलब हम वापस इनिशियल लेवल पर आ गए। बिल्कुल सर। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये E2, ये E3, ये E4, ये E5, ये E6 और ये E1। अब जब हमें ग्राफ बनाना है तो हम इनको क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो E1 से हम आ गए कहां पर, E2, E2 से E3, E3 से E4, E5, E6 और E1। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का विद रेस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ रोटेशन। अब हमें इस ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना पड़े जो हमने पढ़ा है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स मान लिए थे, ठीक है। इसको मैंने मान लिया था E1, इसको मैंने मान लिया था E2। तो E1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, फुल्ली, जो आप परफेक्टली एक्लिप्स को। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग परफेक्टली एक्लिप्स्ड। ओके, E3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शली एक्लिप्स्ड। E2 और E6 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, गॉच फॉर्म्स, यस, गॉच फॉर्म्स को। और E4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सबसे कम एनर्जी है, एंटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ हमको बताता। मान लो कोई और पॉइंट दे दें, ये दे दें, ये सब स्क्यू है, स्क्यू जिंदाबाद। और आपसे कोई ग्राफ दे दे, किलो कैलोरी पर मोल, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी दे दे, आपसे बोले व्हाट इज रोटेशनल एनर्जी बैरियर, so this is the highest energy difference between highest energy and lowest energy. So E1 और E4 के बीच का गैप, मतलब ये गैप क्या कहलाएगा, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द ग्राफ फॉर व्हाट, ब्यूटेन, और ये इसका एनालिसिस है एनर्जी का विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, द एंगल ऑफ रोटेशन। तो हमने ब्यूटेन का जो ग्राफ देखा, कई बार ग्राफ में ऐसे पॉइंट पूछ लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, ई, एफ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर, या मान लो ये पॉइंट दे दें आपसे, 4 ऑप्शन दे दें, तो आपसे बोले कौन सा स्ट्रक्चर इस पॉइंट पर आएगा, एनर्जी के पॉइंट पर। तो आपको समझना है कि ये क्या है, E3 है, ये आएगा पार्शियली एक्लिप्स। तो हमें समझना है, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हुई बात ब्यूटेन के एनालिसिस की, और अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इस पर पूछे जा सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स मैं ले रहा हूं और इनमें आप लोगों को बताना है कि जो बॉन्ड्स मैंने मार्क किए हैं उसके अबाउट, जैसे मान लो ये 1 मैंने लिया और ये बॉन्ड मैंने लिया 2, तो 1-2 के अबाउट मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं। सो pH, CH2, CH, CH3, CH3। सो 1-2 के अबाउट मोस्ट स्टेबल आप लोगों को बनाना है। अब जैसे मान लो कि बात बनाने की तो आपको आनी नहीं है, आपको तो आना है सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो जब हमें इस स्ट्रक्चर के लिए मोस्ट स्टेबल बनाना है तो हम वापस न्यूमैन पे जाएंगे, फ्रंट एंड बैक कार्बन। फ्रंट से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, एक और मिथाइल, एक H। अब अगर मोस्ट स्टेबल बनाना है तो मुझे थीटा तो 60 लेना ही लेना है, वो तो बात फिक्स हो गई, वो तो हमने कर ही लिया, क्योंकि हमें टॉर्शनल स्ट्रेन को मिनिमाइज करना है, स्ट्रेगर्ड पे जाना। अब एक बार टॉर्शनल आपने मिनिमाइज कर दिया, थीटा आपने 60 ले लिया, तो दूसरी कहानी आती है वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन की।
वॉन्डरवॉल स्ट्रेन का मतलब बड़े ग्रुप्स अगर हो तो उसके सामने छोटा आ जाए, दूर कर दो बड़ों को, बड़ों को दूर कर दो ताकि उनमें क्या हो, रिपल्शन कम हो। अब जैसे ये मिथाइल, इसके बीच में हम क्या लगा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है एच, छोटू, मिथाइल, तो हम सबसे छोटा ग्रुप यहां लगा देंगे जिससे कि इनका आपस में रिपल्शन कम हो जाए, और बाकी की जो वैलेंसी है उनमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो फिर हमें मिथाइल ही प्लेस करने पड़ेंगे और यही स्ट्रक्चर का क्या होगा, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, उसी तरीके से हम ये क्वेश्चन देखते हैं 1 और 2 के बीच का हमें स्ट्रक्चर बनाना है जो मोस्ट स्टेबल हो। मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए सबसे पहले वही फ्रंट एंड बैक हमें न्यूमैन बनाना है। फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, पीएच, और 2 H और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए। अब हमको क्या करना है, मोस्ट स्टेबल बनाना है, तो थीटा तो 60 लेना ही लेना है, और थीटा 60 लेना, मजा आ गया, मतलब हमने टॉर्शनल को तो मिनिमम कर ही दिया। अब हमको क्या करना है, वॉन्डरवॉल मिनिमम करना है। 2 हमारे पास मिथाइल है और 1 हमारे पास एच है, यहां पर सेकंड से 2 मिथाइल और 1 एच जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करें, यहां पर मिथाइल जरूर लगाएं क्योंकि दोनों तरफ छोटू के बीच में मोटू, ठीक है, रिपल्शन सबसे कम होगा। अब एक हमारे पास पोजीशन है राइट और एक लेफ्ट, और 2 ग्रुप है, 2 पोजीशन है, तो अब हमारे पास कोई और रास्ता तो है नहीं, एच यहां लगा दें, एम यहां लगा दें, उल्टा भी कर सकते हैं, एक ही बात, एच यहां लगा दें, एम यहां लगा दें, तो दोनों ही आंसर क्या होंगे इसके लिए, करेक्ट होंगे, और ये इसका क्या रहेगा, मोस्ट स्टेबल, दोनों ही केस में मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ये रहेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर है, भाई एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, उसका तो इंटेंशन ही रहता है कि स्टूडेंट्स गलती कैसे करें, गलतियां करवाएं। तो एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसके बीच में हमें मोस्ट स्टेबल बनाना है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको डरे नहीं, एक बार आप खुद से लिख करके इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, साइक्लिक है, इसका मतलब बॉन्ड तो है ही ना, बॉन्ड तो है, तो हम बॉन्ड की तरह बनाएं। और अगर आप लोग इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो एक पॉज ले लीजिए और अच्छे से, ठीक है, इसको लिख करके अटेम्प्ट करें। अब मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं, 1 से ज्वाइंड है हाइड्रोजन, हमने इसका न्यूमैन बनाया फ्रंट एंड बैक, बिल्कुल सर। अब यहां पे 1 से क्या जुड़ा हुआ है, एक एच एटम और 2 वैलेंसीज जुड़ी हुई है। मैं ये बोलूंगा कि एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, ये अलग बात है कि ये दोनों बॉन्ड आगे जाकर के मिलते रहे, बिल्कुल, लेकिन हमारे लिए तो ये 2 वैलेंसीज ही तो हैं। सेकेंड एटम जो पीछे वाला एटम है उसके लिए मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए थीटा 60 ले लूं, थीटा 60 ले लिया तो हमारा टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम हो गया। अब ये 2 बल्की ग्रुप्स हैं, तो इसके बीच में कार्बन से जुड़े हुए 2 एच, तो एक एच तो यहीं चिपका देता हूं, छोटू, क्योंकि दोनों मोटू के बीच में क्या आ जाएगा, छोटू। अब एक एच बचा, एक मिथाइल बचा, तो अब हमारे पास यहां पे कोई चॉइस नहीं है, तो एक तरफ हम एच लगा दें और एक तरफ हम क्या लगा दें, मिथाइल लगा दें, मोटू पतलू। हाँ, एक बात और है, कुछ स्टूडेंट इसको आंसर देंगे मिथाइल लेफ्ट में और एच राइट में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो एक ही बात है, सेम स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं हाइड्रोकार्बन के जो हमने डिस्कस किए, जिनमें हमें मोस्ट स्टेबल के बारे में पूछा जा सकता है, लीस्ट स्टेबल के बारे में पूछा जा सकता है। लीस्ट स्टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सिस पे जाना पड़ेगा, थीटा 0 ले लेंगे, बिल्कुल, और रिपल्शन को भी मैक्सिमम कर देंगे। जैसे कि मान लो कि ये क्वेश्चन दिया जाता और इसके अबाउट 1-2 के अबाउट हमें लीस्ट स्टेबल बनाना, तो लीस्ट स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वही न्यूमैन प्रोजेक्शन, परफेक्टली मिथाइल, सॉरी 3 बॉन्ड्स बना लिए हमने। अब अगर लीस्ट स्टेबल बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहां पर थीटा 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप्स लगाने, तो 1 से क्या जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल, बिल्कुल सर, और एक एच, रिपल्शन को मैक्सिमम करना है, तो मिथाइल के पीछे मिथाइल, यहां पर भी मिथाइल के पीछे मिथाइल, लड़ने दो, रिपेल करने दो, और यहां पर आ जाएगा एच। सो दिस इज द लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रिपल्शन होगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। सर जैसे आपने जो भी एग्जांपल दिए, उसमें मोस्ट स्टेबल की जब आपने क्वेश्चन किया तो अपन ने लिया मतलब एंटी वाले पे फोकस, और जब आपने लीस्ट स्टेबल लिया तो फुल्ली एक्लिप्स, यानी जो आप परफेक्टली एक्लिप्स बोलते हैं, उस पे फोकस किया।
तो क्या ऐसा हमेशा ही होता है कि एंटी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल? नहीं सर, क्या मतलब कहीं और कई बार ऐसा भी होता है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन की जगह वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाते हैं। अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन का जो मेन रीजन है मॉलिक्यूल में वो एज बॉन्डिंग है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें एज बॉन्डिंग होती है और वंडरवाल रिपल्शन नहीं होता है, क्या होता है? अट्रैक्शन है। यस सर। तो इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी हमारे पास इथिलीन ग्लाइकोल। और अगर इथिलीन ग्लाइकोल हमारे पास जो है वो प्योर फॉर्म में, मतलब उसमें पानी वानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्योर फॉर्म में अगर है, और हमें मोस्ट स्टेबल बनाना है इन 1-2 के अबाउट। अब हमें अगर मोस्ट स्टेबल बनाना है तो हम क्या करेंगे? न्यूमैन बना लें, फ्रंट एंड बैक। अब इससे क्या जुड़ा हुआ है? एक OH जुड़ा हुआ है और 2 H जुड़े हुए हैं। अगर हमें मोस्ट स्टेबल बनाना है तो हमें थीटा तो 60 लेना है, वो तो हमारे पास चॉइस है ही नहीं। थीटा तो 60 लेना ही पड़ेगा। अब हम क्या करें? स्टैगर्ड बनाते हैं। तो स्टैगर्ड अगर बनाते हैं तो एक तो ये बना सकते हैं एंटी, आमने सामने, अब तक देखते आए, जो अब तक देखते आए। बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा आपका एंटी। और अगर हम एक और स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं जिसमें OH OH दोनों एक दूसरे की साइड पोजीशंस में आ जाएंगे, गॉच, ये गॉच है, गोचे। यूजुअली हम क्या बोलते थे कि इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है गॉच में और एंटी में कम होता है, तो एंटी ज्यादा स्टेबल है। मगर यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, यहां पर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन एटम पर रहेगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस पर रहेगा डेल्टा नेगेटिव। सिमिलरली यहां रहेगा डेल्टा पॉजिटिव, यहां डेल्टा नेगेटिव। और ये ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से इनमें क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको बोलते हैं एज बॉन्डिंग। एज बॉन्डिंग वाली। तो रिपल्शन होने की जगह यहां तो और अट्रैक्शन होने लगा। और अगर ट्रैक्शन अगर होगा तो गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जहां एज बॉन्डिंग है वहां पर गॉचे ज्यादा स्टेबल है, किससे? एंटी से। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स को ध्यान रखने हैं और पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में। एच बॉन्डिंग अट्रैक्शन आ जाए या कोई दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आ जाता है तो फिर गॉच ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो एच बॉन्डिंग हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या आयन डायपोल अट्रैक्शन हो, सभी केसेस में गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें, सेकंड क्वेश्चन। अब देखो हमने यहां पे 2 OH लिए थे। अब इस क्वेश्चन में एक OH है और एक क्या है? F है। और यहां पर भी हम एज बॉन्डिंग करा सकते हैं, इनफैक्ट होगी ही। तो यहां पर अगर कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है तो यहां पर इस पर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव, और इस पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव। तो ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं और इस फॉर्म में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि यहां पे वॉन्डरवाल रिपल्शन नहीं है, वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहां पर भी मैं बोल सकता हूं कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो गॉचे का, गॉच फॉर्म का ज्यादा स्टेबिलिटी है कंपेयर टू एंटी फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, सिमिलरली यहां पे भी हम देख सकते हैं। तो सर अब तो बच्चे से यहां देखा एच बॉन्डिंग गॉच ज्यादा है, और यहां पर भी एच बॉन्डिंग, तो मतलब डायरेक्ट आंसर दे सकता है, गॉच ज्यादा स्टेबल होगा। और इसको मतलब आप पूरा ना बना करके अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, दैट्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज, आपस में क्या होगा? एच बॉन्डिंग होगी यहां। और एच बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा बताओ? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी? गॉच की। तो इसमें भी हम ये बोल सकते हैं कि गॉच की स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज्यादा होगी।